नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर कहा कि भारत यूक्रेन संकट के समाधान के लिए जो कुछ भी कर सकता है वो करने को तैयार है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि कैसे भारत ने यूक्रेन में ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट की सुरक्षा को लेकर मॉस्को पर दबाव डाला जब दोनों देशों ने लड़ाई तेज कर दी थी। न्यूजीलैंड की अपनी यात्रा पर आए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि जब मैं संयुक्त राष्ट्र में था तो सबसे बड़ी चिंता ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर थी, क्योंकि उसके बहुत करीब लड़ाई चल रही थी। हमसे रूस पर इस मुद्दे पर दबाव बनाने का अनुरोध किया गया था, जो हमने किया। उन्होंने कहा कि अलग अलग समय पर अलग अलग चिंताएं भी हैं जिन्हें हमारे समक्ष विभिन्न देशों या संयुक्त राष्ट्र ने उठाया। उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि ये वो समय है जब हम जो भी कर सकते हैं करने को इच्छुक हैं। उन्होंने कहा कि भारत यूक्रेन संकट के समाधान के लिए जो कुछ भी कर सकता है वो करने को तैयार है। विश्व बैंक ने आज भारत के वृद्धि दर के अनुमान को घटा दिया है। ताजा अनुमानों के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2022-23 में 6.5% की दर से बढ़ेगी, जो जून 2022 के अनुमान से 1% कम है। यानी कि उस वक्त 7.5% का अनुमान लगाया गया था। बता दें, बीते वित्त वर्ष के दौरान भारत की वृद्धि दर 8.7% रही थी, लेकिन अब ये और नीचे गिरती हुई दिखाई दे रही है। दक्षिण एशिया के लिए विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री हैंस टेबर ने पीटीआई से बातचीत में कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तुलना में मजबूत वृद्धि दर्ज अच्छा प्रदर्शन किया है। कोविड के पहले चरण में तेज संकुचन से जोरदार वापसी की है। विश्व बैंक के द्वारा भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान घटाए जाने के बाद कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा कि अब वर्ल्ड बैंक ने भी भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान घटाकर 6.5% कर दिया है। आरबीआई, एशियन डेवलपमेंट बैंक, मूडीज, फिच ये संस्थान पहले ही जीडीपी ग्रोथ का अनुमान घटा चुके हैं। कांग्रेस ने कहा कि देश गरीबी की खाई में जा रहा है। प्रचार मंत्री का खोखला प्रचार जारी है। विश्व बैंक ने बुधवार को एक रिपोर्ट में बताया है कि भारत में साल 2020 में कुल 5.6 करोड़ भारतीय लोग गरीबी में फिसल गए। विश्व बैंक ने यह रिपोर्ट थिंक टैंक सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा किए गए घरेलू सर्वेक्षण के आंकड़ों का हवाला देते हुए दी है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा किए गए उपभोक्ता पिरामिड घरेलू सर्वेक्षण के निष्कर्षों को अभी अंतिम रूप दिया जाना बाकी है, लेकिन उनका उपयोग विश्व बैंक द्वारा पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी 2022 शीर्षक वाली अपनी रिपोर्ट में किए गए वैश्विक गरीबी अनुमानों के लिए किया गया है। वहीं फाइनेंशियल बॉडी ने कहा कि भारत में गरीबी पर उसका अनुमान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ में प्रस्तुत एक पेपर की तुलना में काफ़ी अधिक था, जिसमें दावा किया गया था कि 2020 में 2.3 करोड़ भारतीय गरीबी में पहुंचे थे। शिवसेना का एकनाथ शिंदे धड़ा महाराष्ट्र में अंधेरी पूर्व विधानसभा उपचुनाव से पहले पार्टी के धनुष और तीर चुनाव चिन्ह के लिए दावा पेश करने के लिए शुक्रवार को चुनाव आयोग से मिलेगा। शिंदे गुट ऐसा कर 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव से पहले उद्धव ठाकरे गुट को पार्टी के चिन्ह से वंचित करना चाहता है। लोकसभा में शिवसेना के शिंदे धड़े के नेता राहुल शिवाली ने कहा कि हम पार्टी के चुनाव चिन्ह के संबंध में शुक्रवार को चुनाव आयोग के साथ मुलाकात कर रहे हैं। बता दें, बीजेपी और एकनाथ शिंदे के गुट की ओर से अंधेरी ईस्ट सीट पर बीएमसी के पूर्व पार्षद मुरजी पटेल को चुनाव मैदान में उतारा गया है, जबकि उद्धव ठाकरे ने यहां से रमेश लटके की पत्नी ऋतुजा लटके को उम्मीदवार बनाया है। मुरजी पटेल बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। 5 अक्टूबर को दशहरे के मौके पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने जनसंख्या नीति की मांग की थी। साथ ही धार्मिक असंतुलन और जबरन धर्मांतरण का हवाला देते हुए कहा था कि देश को तोड़ने के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है। अगर इसके खिलाफ आवश्यक कदम नहीं उठाए गए तो दिक्कतें बढ़ेंगी। इसको लेकर अब केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने आरएसएस पर निशाना साधा। विजयन ने ट्वीट कर कहा कि आरएसएस प्रमुख का ये बयान कि भारत की आबादी में धर्म आधारित असंतुलन है, निराधार है और इसका उद्देश्य देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक ताकतों को इस छात्र कदम का पर्दाफाश करना चाहिए और सांप्रदायिक कट्टरता के खिलाफ मजबूती से खड़ा होना चाहिए। दिल्ली में एलजी विनय कुमार सक्सेना और आम आदमी पार्टी के बीच जारी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के बीच आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तंज कसते हुए कहा कि एलजी साहब रोज मुझे जितना डांटते हैं उतना तो मेरी पत्नी भी मुझे नहीं डांटती। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि पिछले 6 महीने में एलजी साहब ने मुझे जितने लव लेटर लिखे हैं उतने पूरी जिंदगी में मेरी पत्नी ने मुझे नहीं लिखे। केजरीवाल ने कहा कि एलजी साहब थोड़ा चिल करो और अपने सुपर बॉस को भी बोलो थोड़ा चिल करें।
अरविंद केजरीवाल के एलजी सक्सेना पर तंज भरे ट्वीट पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने पलटवार किया। मनोज तिवारी ने केजरीवाल के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा है, ये छिछोरेपन की भाषा बताती है कि अरविंद केजरीवाल जी की मानसिक स्तर क्या है। तिवारी ने कहा कि 7 साल में एक भी विभाग ना संभाला, एक भी फाइल आज तक साइन नहीं की। आपकी रुचि सिर्फ लूट और झूठ में है, जो अब इस निम्न स्तर पर आ गई है। दिल्ली सचिवालय में संयुक्त सचिव के पद पर तैनात एवी प्रेमनाथ को यौन उत्पीड़न के एक मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। एवी प्रेमनाथ के खिलाफ उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में एक नाबालिग लड़की का यौन शोषण करने का आरोप है। एवी प्रेमनाथ के खिलाफ बलात्कार की कोशिश, आईटी एक्ट के साथ ही पॉक्सो एक्ट की धाराओं में भी मुकदमा दर्ज किया गया है। ये घटना उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के हवालबाग ब्लॉक की है। एवी प्रेमनाथ को कड़ी सजा देने की मांग को लेकर उत्तराखंड में कई संगठन प्रदर्शन भी कर चुके हैं। दैनिक जागरण के मुताबिक दिल्ली के बुराड़ी में रहने वाली और वर्तमान में अल्मोड़ा के हवालबाग ब्लॉक की निवासी एक महिला अपनी नाबालिग बेटी को लेकर 3 सितंबर को अपर जिलाधिकारी चंद्र सिंह मरतोलिया के दफ्तर पहुंची। अल्मोड़ा के एसएसपी प्रदीप कुमार राय ने बताया कि नाबालिग ने उसके साथ हुए यौन उत्पीड़न की पूरी घटना के बारे में एडीएम को बताया। घटना को सुनने के बाद एडीएम ने राजस्व पुलिस से इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करने के लिए कहा। इससे पहले नाबालिग की ओर से यौन उत्पीड़न की शिकायत पटवारी से की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। अब सरकार चुनाव से जुड़े कानून में बदलाव करने जा रही है। सरकार ने ही कहा है कि वो चुनाव से जुड़े कानून में बदलाव लाने के लिए चुनाव आयोग से संपर्क में है। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि सरकार इसको लेकर चुनाव आयोग को विधायी समर्थन देने पर विचार कर रही है। उनका कहना है कि सरकार ऐसा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन के माध्यम से प्रमुख चुनावी सुधारों के लिए कर रही है। हालांकि उन्होंने ये साफ नहीं किया कि जिन कानून में सरकार संशोधन करना चाहती है उनमें क्या कमियां, खामियां या गड़बड़ियां हैं। बता दें, कानून मंत्री के इस बयान से पहले ही चुनाव आयोग ने भी एक पहल की है। फ्रीबीज यानी मुफ्त की रेबड़ी बांटने को लेकर चुनाव आयोग ने एक परामर्श पत्र जारी किया है। उसमें कहा गया है कि राजनीतिक दल विधानसभा या आम चुनावों से पहले किए गए वादों की लागत का विवरण दें और उन वादों को पूरा करने के लिए पैसे कहां से आएंगे, मतदाताओं को इसकी जानकारी भी दें। फ्रीबीज पर चुनाव आयोग का यह प्रस्ताव तब आया है जब रेबड़ी कल्चर को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच बहस चल रही है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई। आज ये यात्रा पांडवपुरा तालुक मांड्या से शुरू हुई। सोनिया गांधी सोमवार को ही कर्नाटक के मैसूर पहुंच गई थी। यात्रा के दौरान सोनिया गांधी कुछ दूर के लिए पैदल चलती हैं, लेकिन तभी राहुल गांधी उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उनको हाथ पकड़कर रोकते हैं और कार में बैठ जाने के लिए कहते हैं। हालांकि सोनिया गांधी और अधिक चलने के लिए इच्छुक नजर आती हैं, लेकिन राहुल उनको कार में बैठने के लिए कहते हैं। इस घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसके अलावा राहुल के द्वारा सोनिया गांधी के जूते के फीते बांधने वाला फोटो भी काफ़ी चर्चा में है। बता दें, दशहरे के कारण 4-5 अक्टूबर को यात्रा नहीं हुई थी, लेकिन आज फिर से ये शुरू हुई है। मालूम हो कि कांग्रेस कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है और इसमें सोनिया गांधी की उपस्थिति से निश्चित रूप से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार होगा। कांग्रेस नेता उदित राज के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर किए गए ट्वीट को लेकर विवाद हो गया है। उनके राष्ट्रपति को लेकर किए गए आपत्तिजनक ट्वीट के बाद बीजेपी ने इस पर आपत्ति जताई और निशाना भी साधा। दरअसल उदित राज ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं। उनके ट्वीट राष्ट्रपति के गुजरात दौरे के दौरान दिए गए उनके बयान को लेकर हैं, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा था कि गुजरात में देश का नमक बनाया जाता है। ये भी कहा जा सकता है कि सभी देशवासी गुजरात का नमक खाते हैं। इसी के बाद उदित राज ने यहाँ तक कह दिया कि उनके जैसा राष्ट्रपति किसी देश को नहीं मिले और एक राष्ट्रपति के पद पर विराजमान महिला के लिए उन्होंने चमचागिरी जैसे शब्द का भी इस्तेमाल कर दिया। आगे उन्होंने व्यक्तिगत हमला भी किया। इसके बाद एक अन्य ट्वीट में इसको लेकर उन्होंने सफाई दी और कहा कि द्रौपदी मुर्मू जी का राष्ट्रपति के तौर पर पूरा सम्मान है। वो दलित आदिवासी की प्रतिनिधि भी हैं और इन्हें अधिकार है अपने हिस्से का सवाल करना। इसे राष्ट्रपति पद से न जोड़ा जाए। उदित राज ने कहा कि हम दलित आदिवासी आलोचना करेंगे और इनके लिए लड़ेंगे भी। वहीं बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि जिस प्रकार का शब्द उदित राज ने राष्ट्रपति जी के लिए प्रयोग किया है वो चिंताजनक है। यह कोई पहली बार कांग्रेस ने इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग राष्ट्रपति जी के लिए नहीं किया है। इससे पहले अधीर रंजन चौधरी जी ने किया, वो भी हमने सुना है। इसके साथ ही राष्ट्रीय महिला आयोग ने उदित राज को नोटिस भेजकर इस मामले में माफ़ी मांगने को कहा। बुलेटिन बनाए जाने तक उदित राज ने कोई ट्वीट डिलीट नहीं किया है।
समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव गुरुग्राम में मेदांता अस्पताल के आईसीयू में भर्ती हैं और उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। अस्पताल की ओर से जारी बुलेटिन में कहा गया कि उन्हें लाइफ सेविंग दवाएं दी जा रही हैं। अस्पताल ने कहा कि मुलायम सिंह जी अभी गंभीर हैं और लाइफ सेविंग दवाओं पर उनका इलाज आईसीयू मेदांता अस्पताल में विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा किया जा रहा है। बता दें 82 वर्षीय यादव को रविवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बीजेपी नेता संगीत सोम ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। संगीत सोम ने कहा है कि जिस तरह एक वर्ग की आबादी बढ़ती जा रही है, जिस तरह से आतंक फैलता जा रहा है, ऐसे में राजपूत समाज को फिर से शस्त्र उठाने पड़ेंगे। बता दें संगीत सोम साल 2022 के विधानसभा चुनाव में मेरठ की सरधना सीट से चुनाव हार गए थे। संगीत सोम साल 2013 में मुजफ्फरनगर में हुए दंगों के अभियुक्त भी हैं। संगीत सोम ने यह बयान समाज के कार्यक्रम में दिया। यह कार्यक्रम दशहरे के मौके पर शस्त्र पूजन के लिए रखा गया था। संगीत सोम ने पत्रकारों से कहा कि आने वाले वक्त में शस्त्र की जरूरत अवश्य पड़ेगी क्योंकि एक वर्ग की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि राजपूत समाज अगर शस्त्र उठा लेगा तो कोई भी सिर से धड़ को अलग करने की बात नहीं करेगा और ना ही आतंक की बात करेगा। बता दें संगीत सोम के खिलाफ सहारनपुर के देवबंद, मुजफ्फरनगर के खतौली, कोतवाली, सिखेड़ा, मेरठ के सरधना तथा गौतम बुद्ध नगर के थाना विसहाड़ा में मामले दर्ज हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई ने रिपोर्टों के हवाले से कहा है कि अमेरिका में एक भारतीय मूल के परिवार के 4 सदस्य मृत पाए गए हैं। परिवार में 8 महीने की एक बच्ची भी शामिल है। अमेरिका में कैलिफोर्निया की मर्सेड काउंटी पुलिस ने बुधवार शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि उसे एक पंजाबी परिवार के 4 सदस्यों के शव मिले, जिनका कुछ दिन पहले अपहरण कर लिया गया था। पुलिस पिछले कुछ दिनों से इस परिवार की तलाश कर रही थी। इस परिवार में 27 वर्षीय जसलीन कौर, 36 वर्षीय जसदीप सिंह, 39 वर्षीय अमनदीप सिंह और 8 महीने की एक बच्ची शामिल। इस मामले में पुलिस ने कहा है कि उसके पास संदिग्ध से जुड़ी जानकारियां हैं, लेकिन वो उसे साझा नहीं कर सकते। समाचार एजेंसी एनआई के मुताबिक इस परिवार का ताल्लुक भारत के होशियारपुर शहर से था। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस पर दुख जताया और कहा कि मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। थाईलैंड में हुई एक बेहद दर्दनाक घटना में एक शख्स ने गुरुवार को 34 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। मरने वालों में 22 बच्चे भी शामिल हैं। यह घटना नोंगबुआ लाम्फू के एक चिल्ड्रन डे केयर सेंटर में हुई। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इस जघन्य वारदात को अंजाम देने वाला शख्स पूर्व पुलिस अफसर है। हत्यारों को पकड़ने के लिए पुलिस ने तमाम जगहों पर दबिश भी दी, लेकिन वारदात को अंजाम देने के बाद उसने खुद को गोलियों से उड़ा लिया। हत्यारे का नाम पान्या खामराब है। हत्यारे ने वारदात को क्यों अंजाम दिया, इस बारे में पता नहीं चल सका है। रॉयटर्स के मुताबिक पुलिस अफसरों ने बताया कि हत्यारे ने अपनी पत्नी और अपने बच्चे की भी गोली मारकर हत्या कर दी। उसे पिछले साल ही पुलिस की नौकरी से निकाल दिया गया था। ड्रग्स लेने की वजह से उसे नौकरी से निकाला गया था। पुलिस ने बताया कि मृतकों में 2 साल के बच्चे तक शामिल हैं। 34 लोगों की मौत होने के अलावा 12 लोग घायल भी हुए हैं। भारत की एक कफ सिरप कंपनी के द्वारा बनाए गए कफ सिरप को लेकर केंद्र सरकार जांच कर रही है। जांच का आदेश विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के उस अलर्ट के बाद आया है जिसमें गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत को इन कफ सिरप से जोड़कर देखा गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक WHO की ओर से ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को बीती 29 सितंबर को इन कफ सिरप को लेकर अलर्ट भेजा गया था। इसके बाद सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने इस मामले में जांच शुरू की। एनडीटीवी ने सूत्रों के हवाले से कहा यह कफ सिरप हरियाणा के सोनीपत में लगी फैक्ट्री मैसर्स मैडन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड के द्वारा बनाए गए हैं। जांच में यह पता चला है कि इस फर्म ने इन कफ सिरप को सिर्फ गाम्बिया को ही निर्यात किया था। कंपनी की ओर से इस बारे में कोई जवाब नहीं आया है। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक हरियाणा सरकार ने इस बात की पुष्टि की है कि इस कंपनी ने ही कफ सिरप को बनाया है। भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा गाम्बिया में दर्जनों बच्चों की मौत से जुड़े कफ सिरप के नमूने परीक्षण के लिए भेज दिए गए हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा ये उत्पाद केवल निर्यात के लिए बनाए गए थे और भारत में नहीं बेचे गए थे। मंत्रालय ने इसके साथ ही WHO से मौतों के कारण संबंधी रिपोर्ट साझा करने के लिए भी कहा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।